हम लोगों ने इकोनॉमिक्स में अभी तक 5 चैप्टर पढ़ लिया है। आज हम लोग 6ठा चैप्टर पढ़ेंगे। हालांकि ये आप समझ ले कि 12वीं कक्षा में पॉलिटिकल साइंस में ये टॉपिक पढ़ना है जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। 12वीं क्लास के लिए पॉलिटिकल साइंस में खंड व चैप्टर नंबर 9 है और ज्योग्राफी में भी यह टॉपिक आपको पढ़ने को मिलेगा। टॉपिक है भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। ये टॉपिक है। इसका पहला टॉपिक हमको पढ़ना है आर्थिक सुधार। आज का जो पहला टॉपिक है नाम होगा आर्थिक सुधार या NEP, न्यू इकोनॉमी पॉलिसी। आर्थिक सुधार क्या है और हमें आर्थिक सुधार की आवश्यकता क्यों पड़ी, वजह क्या था, रीजन क्या था कि भारत सरकार ने 1990 के दशक में 1991 ईस्वी में अचानक अपनी अर्थव्यवस्था में यू टर्न की पॉलिसी लाया। मतलब जो पहले से नीतियां चली आ रही थी उस नीति को सीधा बदल दिया। जहां हम लोग उत्तर दिशा की ओर जा रहे थे, ब्रेक मारे पुनः दक्षिण की ओर मुड़ गए। संरक्षणवादी अर्थव्यवस्था को प्रतिस्पर्धात्मक अर्थव्यवस्था बनाने का उद्देश्य क्यों सोच लिया सरकार ने। तो सबसे पहला प्रश्न होगा कि आर्थिक सुधार है क्या, जरूरत क्यों पड़ी। तो आपको बता दें 1980 के दशक में भारत की अर्थव्यवस्था आर्थिक संकट के दौर से गुजर रही थी। 1980 के दशक में हमारी देश की जो अर्थव्यवस्था थी आर्थिक संकट से क्या हो रही थी, गुजर रही थी। इस आर्थिक संकट के दौर में देश का जो विकास दर था, जैसे आजकल मीडिया वाले, कमेंट करने वाले कार्टून के माध्यम से दिखाते हैं कि नरेंद्र मोदी एक कुआं से कुआं में बाल्टी में रस्सी बांध के कुआं में डालते हैं, जीडीपी को खींचने का प्रयास करते हैं। कई बार पेपर में हमने कार्टून को देखा है। मतलब सही है या गलत इस बात को बाद में सोचना है। हो सकता है कि विपक्षी पार्टी तो कई बार सरकार की आलोचना करने के लिए, सरकार को बदनाम करने के लिए उल्टा कमेंट करते रहता है। लेकिन मेरा कहना जीडीपी नीचे चले गया तब तक कुछ तो सही है, तब जो दिखा रहा है वो गलत है। सही कहीं ना कहीं जीडीपी का जो लेवल था वो लेवल डाउन हुआ है, नीचे थोड़ा डाउन हुआ है। मतलब सत्ता के विरोधी पार्टियों ने या हमारे विपक्षी दल ने और ज्यादा नीचे दिखाने का प्रयास किया, तो जीडीपी को खींचने का प्रयास करता। तो वही हुआ था 1980 के दशक में। संरक्षणवादी पॉलिसी के कारण भारत का जीडीपी बहुत नीचे चला गया था। विदेशी व्यापार एकदम ऋणात्मक होते जा रहा था, नकारात्मक होते जा रहा था। अपनी अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए एक नए यंत्र की जरूरत थी, एक नई व्यवस्था को लागू करने की जरूरत थी। तो वही अपने व्यवस्था को ठीक करने के लिए 1990 के दशक में 3 शब्द आया। एक आया उदारीकरण, दूसरा आया निजीकरण और तीसरा आया वैश्वीकरण। 10 में भी पढ़ना है आपको। उदारीकरण, जिसे अंग्रेजी में लिबरलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? लिबरलाइजेशन। मतलब अंग्रेजी में क्या हुआ, पहले आता है एल, लिबरलाइजेशन, पहला शब्द क्या हुआ एल। दूसरा है निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन मतलब पहला शब्द क्या हो गया पी। वैश्वीकरण, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन मतलब पहला शब्द मेरा क्या आ रहा है, जी आ रहा है। क्या रहा है? अगर तीनों को जोड़ दो आप तो बन जाता है एल
LPG। बट ये LPG नॉट लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसका मतलब होगा लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। हिंदी में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। वैश्वीकरण को हम विश्वव्यापीकरण के नाम से भी जानते हैं। तो देश की अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए 1990 के दशक में, 1991 ईस्वी में सरकार ने जो नई पॉलिसी की घोषणा की, उस नई पॉलिसी को हम LPG पॉलिसी, मतलब उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण की नीति के नाम से जानते हैं। अब मेरे मन में एक आएगा कि उदारीकरण क्या है, निजीकरण क्या है, वैश्वीकरण क्या है। तो LPG मतलब उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को संक्षिप्त रूप में क्या कहते हैं? LPG। और इस LPG पॉलिसी के तहत हमने पहले ही कहा कि पहले से जो हमारी संरक्षणवादी अर्थव्यवस्था थी, कैसे अर्थव्यवस्था थी, कल भी हमने क्लास में कहा, संरक्षणवादी, कि अगर उद्योगपति को घाटा होता था तो सरकार के सामने अपने घाटा का चिट्ठा पेश कर देता था कि हमने कारोबार शुरू हुआ, इस वर्ष इतना हमें नुकसान हुआ। सरकार बजट में उस घाटा को मैनेजमेंट करने का काम करती थी, उन उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने का काम करती थी। लेकिन जब लाभ होता था तो उस लाभ में से कोई भी हिस्सेदारी सरकार को देने का काम नहीं करती थी। तो सरकार ने दिया इसलिए, उसके घाटा की भरपाई इसलिए किया क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था संरक्षणवादी थी। संरक्षणवादी इतना ना ज्यादा हो गया, कहा जाता है कि अति श्रवर्त वर्जयेत। एक देखेंगे, एक गरीब का बच्चा करेजियस होता है, हिम्मत वाला होता है, वह किसी काम को करने में पीछे नहीं होता है, तुरंत डिसीजन ले लेता है। लेकिन एक लो मिडिल क्लास वाला होता है, मिडिल क्लास वाला का बच्चा डरपोक, भीरू, जल्दी डिसीजन न लेने वाला होता है। हाई वाला ले लेगा, दिक्कत क्या है, वहां 2-4 करोड़ जावे करेगा तो क्या जाता होगा। लेकिन पीछे कारण है, इसके लिए कुछ खोने के लिए ज्यादा कुछ नहीं रहता। बता रहे, इसके पीछे कारण ये है कि जो मिडिल क्लास वाले होते हैं, मैं देखता हूँ, चाहे हमारे घर की बात हो या तुम्हारे घर की बात हो, स्कूल आएगा, बच्चे को जाना है, मम्मी चाहे पापा, बेगवा तो है नहीं मेरे पास में तो हम टांग ले, यहाँ लग ले, बस आएगा तो बच्चा अपन घूम रहा है, मम्मी पापा ना खा रहा है बेग पीछे पर, लाओ दिखा देता। अब 3 बजे आने वाली है भाई गाड़ी, 2:45 बजे से मम्मी पापा भैया दीदी कोनो न कोनो खा रहा है, फिर वो आएगा बेग टांगेगा, पता लेकर चला ही नहीं कि हमको बेग का वेट भी लेके चलना है, गाड़ी में तो वही डो आ गया। गलत नहीं बोल रहा हूँ, जिम्मेदारी मिला कहाँ? जिम्मेवारी सड़क पार करा, रुको हम तो गोदी में उठा के या उंगली पकड़ के सड़क को पार करा दिया जाता है। उसी एक आध बार गिरने का मौका कभी मिला ही नहीं। सेम कंडीशन देश की आजादी के बाद हमारे देश के पूंजीपतियों के साथ हुआ। सरकार ने एक बार संरक्षणवादी दे दिया कि घाटा होगा तो हम भरपाई करेंगे, तुम आराम से इन्वेस्ट करो, अपना लगाओ पूंजी। लगाते गया, हमने कहा कि आप कमाओगे तब ना जब आपको तकलीफ हो। गार्जियन तुम्हारे बॉन्ड पेपर पर लिख दे कि आजीवन तुम्हारे सारे जरूरतों को मैं पूरा करूंगा, तो कोई भी इंसान नहीं कमाएगा। शायद दीने सही बोल रहा हूं ना? लेकिन सर बिना किसी पदाधिकारी को मानने कोर्ट में नहीं होगा, वो अलग बात है। अगर मान ले तुम्हारे फादर कह दे कमाओगे कल से, तो पढ़ेगा? नहीं पढ़ेगा। आज तुम्हारे मन जो 5 प्रश्न किए हो, किसी ने उत्तर नहीं दिया, एक आध गो आया, तो ये भावना थी कि प्रतिस्पर्धा में हमें क्या कर देना है, पराजित कर देना है। अगर ये होता कि चलो सब तनके पर होती तो हम ये कर लेंगे, तुम पराजित नहीं कर पाते। तो यहाँ यही हुआ कि भारत सरकार इसको सपोर्ट कर रही थी, गलत कि सही? किसी से कंपटीशन उसको था ही नहीं। जैसे अपने रूम में अकेले बैठकर होम ट्यूशन पढ़ने वाला बच्चा जीवन में आगे सफल जल्दी इसलिए नहीं होता है क्योंकि फर्स्ट भी वही होता है, लास्ट भी वही होता है।
क्लास में अपनी औकात की जानकारी मिलती है कि नहीं, हमसे भी कुछ होशियार है। वहाँ तो होम ट्यूशन वाले हैं, पटा पटा के रखना है क्या जी। बड़ा सुंदर मास्टर साहब पढ़ाते हैं। मास्टर मम्मी पापा जब बिजोर बउआ पढ़ता है तो बहुत सुधार आया है, देखने से पहले गुड गुड तो वही प्रश्न पूछता है जो उसको आता है। बाहरी को पूछेगा तब ना तो औकात पता चलेगा। रूम से बाहर निकलेंगे तो देखो, अब शीशा के घर में पौधा को पालेंगे उसे तो खूब बढ़वे करेगा, हरियर होवे करेगा। मनी प्लांट्स की तरह रौद में रख के दिखाओ ना। प्रतियोगिता होगा तो वही भारत की अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए पहले की जो संरक्षणवादी नीति थी एकदम अगेंस्ट, एकदम उल्टा एक नई नीति आ गया जिसका नाम दिया गया एलपीजी नीति। और एलपीजी नीति को हम यू टर्न पॉलिसी भी कहते हैं। यू डैश क्या होगा, टर्न पॉलिसी। हाँ तो हम तो कल भी बताए थे, ये कोमालपति वेंकटेश्वर श्री पीवी नरसिंह राव के शासनकाल में हुई। उस समय भारत के फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। अब प्रश्न है तो आर्थिक सुधारों का उद्देश्य क्या था। एक नया प्रश्न मेरे पास आया, आर्थिक सुधारों का उद्देश्य क्या था। सरकार ने जो आर्थिक सुधार लाया इसका लक्ष्य क्या था, फिर हम सबका परिभाषा लेंगे। आर्थिक सुधार का उद्देश्य क्या था, तो आर्थिक सुधार का पहला उद्देश्य था कि अर्थव्यवस्था के स्वरूप को उदार करना। अर्थव्यवस्था के स्वरूप को क्या करना, हमारी जो बंद क्लोज्ड इकोनॉमी थी बाहर से, देखे हैं कोरोना उसी को अपने चपेट में लिया जो एयर कंडीशन में रहने वाले ज्यादा लोग, क्योंकि आपने अपने बॉडी को ये धूल प्रदूषण से लड़ने का समर्थ बनाया ही नहीं। एंटीबॉडी बन जाता है नहीं, जो भी किया जाता है उसे इन्वायरमेंट के साथ ढलने की क्षमता दिया ही नहीं उसने, तो पकड़ भी करेगा। हाँ, तो अर्थव्यवस्था के स्वरूप को क्या बनाना, उदार बनाना। भाई जिसको आना है आओ, हम तुमसे प्रतियोगिता करने को क्या है तैयार है। हम जब 7वीं क्लास थे तब तक की कहानी, शाम विद्यालय में से पढ़ के आते थे तो दिनचर्या था हम लोगों को, खेलते थे 2 प्रकार, मर्दों वाली खेल खेलते थे, कबड्डी खेलते थे, खिंचम खिंचाई खेलते थे, तो कुश्ती खेलते थे। हाँ कुश्ती खेले हुए, हाँ अखाड़ा हम लोग का खाना हुआ था। और जो भी हमारे उम्र के हमारे मित्र लोग थे, नियम तक खा पी के आएगा, थोड़ा करके लंगोटा कसेगा, खुदारी से खनाएगा, खूब कुश्ती होगा। हाँ हाँ, हम पटकेगा नहीं तो वो पटकेगा, तो एक मुंह का हम लोग दे दे। हाँ, आज के नौजवान को पानी पीना पड़ेगा, कुरकुरे खाते वाले हैं। हम लोग के समय ये था। अब क्या खेलेगा, लूडो, लूडो खेलेगा, पबजी खेलेगा। ना ये हाथ में दम है ना पैर में दम, चटैया पर से गिरता है, गो टूट जाता है, बेमरिया हो गया है। अंगुली मजबूत हो गया लेकिन बॉडी मजबूत नहीं हुआ। तो प्रश्न क्या है, आर्थिक सुधार का उद्देश्य पहला क्या है कि अर्थव्यवस्था को उदार बनाना, दूसरा अर्थव्यवस्था के विकास दर को बढ़ाना। गलती की सही, तुम तब तक आगे नहीं बढ़ोगे। छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, एक बच्चा साइकिल चलाने का प्रयास करता है, तब तक वो नहीं सीख सकता है बढ़िया से जब तक पीछे से कोई पकड़ने वाला हो। नहीं, और आगे बढ़ने के लिए एक बार गिरना जरूरी होता है। मेरा सिर फूटा हुआ है। हाँ, चिन्ह तो मिलना चाहिए। एक पीछे पकड़ के कोई साइकिल चले रहो, वो छोड़ देता है, वो आगे चलाते रहता है, वो तब तक चलाते रहेगा जब तक पीछे से नहीं, तो छोड़ चला लेता है, तो छोड़ दिया बहुत पहले हम पीछे तो धराम। उसके पास आत्मविश्वास नहीं होता है। तो भारत की अर्थव्यवस्था के पास 1990 तक आत्मविश्वास का क्या था, अभाव था। इस आत्मविश्वास को लाने के लिए ये आर्थिक सुधार की क्या थी, जरूरत थी। विकास दर को बढ़ाने के लिए, उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए, और प्रतिस्पर्धा मतलब कंपटीशन की क्षमता को बढ़ाने के लिए क्या था, जरूरत था। हमने कल जो आपको दिया, क्यों दिया,
मतलब प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ाना है। इसने कहा मैं पूछूंगा, ये कहा कि हम जवाब नहीं देंगे, हमने चैलेंज ले लिया, हम जानते तो कोई नहीं देगा, हम ये जान रहे थे कॉपी से न पूछेगा, किताब से पूछेगा, यो जान रहे थे। कॉपी तो सब रट गया है, कॉपी सब रट गया है, चाट की तरह चाट गया है। लेकिन अगर नहीं उत्तर दिया तो मन में थोड़ी सी गलानी हुई होगी। अगर आपके पास मानवता है तो, इज्जत है तो नहीं अपने आप से सम्मान है तो गलानी हुआ है कि ना हुआ है? अब गलानी हुआ है तो यार पढ़ेगा, किस प्रतिष्ठा कभी अपन ढूंढेगा। अब जेकरा सीधा है कि चलो कोई बात नहीं है, हमारा कथी जाए फिक्र लेखन नहीं फिक्र रहने वाला है, अब कल के पढ़ के आएगा और मनीष को क्या करेगा? पराजित करेगा। उद्देश्य क्या है? उदारीकृत बनाना, विकास दर को बढ़ाना, कार्य क्षमता को बढ़ाना, उत्पादन क्षमता को बढ़ाना और विश्व की अन्य देशों के उद्योग से, उद्योगपतियों से भारत के उद्योग और भारत के उद्योगपतियों को क्या करना? कंपिटिटिव बनाना। दूसरा प्रश्न होगा, तीसरा, कि 1991 में आर्थिक सुधार की जरूरत क्यों पड़ी? सुधार की जरूरत क्यों? मतलब क्यों 1990-91 में ही क्यों? 2000 के बाद क्यों नहीं? या 90 के पहले क्यों नहीं? नहीं हुआ था। 1991 में नई आर्थिक नीति को लाने के पीछे वजह क्या था, कारण क्या था? तो आपको बता दें, 1990-91 ईस्वी में आर्थिक सुधार को लाने के पीछे कई कारण था। इसमें पहला कारण था कि भारत का जो राजकोषीय घाटा था, राजकोषीय घाटा, भारत का राजकोषीय घाटा अब बता दे बढ़कर 8.4 पहुंच गया था। मजबूरी हो गया था देश के पास। अरे घाटा 1% हो 2% हो तो सह लेंगे, लगभग 10% के आसपास आपका घाटा देश का जा रहा है। देश दिवालिया हो जाएगा। कहीं 10 से ऊपर पहुंच गया तो देश क्या हो जाएगा? दिवालिया हो जाएगा। दूसरा, भुगतान असंतुलन हो गया था। क्या हो गया था? भुगतान असंतुलन हो गया था। मतलब हमारा निर्यात व्यापार का मूल्य कम था और आयात व्यापार का मूल्य क्या था? भुगतान असंतुलन तब ना होगा कि हम दूसरे देश में सामान बेचते हैं तो हमारे को पैसा कम मिलता है और दूसरा देश जब हमारे यहाँ सामान बेचता है तो हमारे यहाँ से धन रुपया ज्यादा ले जाता है। मतलब हमारे देश के मुद्रा कोष के भंडार में मुद्रा, विदेशी मुद्रा क्या हो रहा है? कम रहा है ना। तो भुगतान असंतुलित हो गया था। उसके बाद ऋण भार या विदेशी ऋण भार, विदेशी ऋण भार में वृद्धि हो गई थी। मतलब दूसरे देश का कर्ज अपने भारत पर बहुत ज्यादा बढ़ गया था। मतलब आपको बता दे, जीडीपी का, अब जीडीपी हमको समझना नहीं होगा, जीडीपी का 23%, उस समय जीडीपी का 23% हमारे देश पर क्या हो गया था? विदेशी ऋण हो गया था, जिसके झेल पाने में हम सक्षम नहीं थे। अगली बात, मुद्रास्फीति। मुद्रा इसका दर 18% हो गया था। बस तो इसमें आप लोग दिमाग लगाते चलेंगे कि 1990 में हमारी मुद्रास्फीति का मतलब क्या होता है? मुद्रा के मूल्य में गिरावट, जितना मूल्य था उसमें 18% गिर गया था। और आपके देश के मुद्रा के मूल्य में कमी होती है तो आपका साख गिरता है। विश्व के बाजार में हमारे देश की मुद्रा का वैल्यू 18% क्या हो रहा था? गिर रहा था। पैसा का मूल्य दिन प्रतिदिन गिरावट आ, कितना गिर गया था? 18% गिर गया था। हमारा साख विश्व के बाजार में क्या हो गया था? यहाँ जरूरत था आर्थिक सुधार की। उसके बाद विदेशी मुद्रा कोष में कमी। हम जो भी दूसरा देश से सामान क्रय करते हैं, मैं नहीं बता रहा हूं, इससे पहले से भी आप जानते हैं
कि हम जिस देश से सामान खरीदते हैं या तो उस देश का मुद्रा हमें देना पड़ता है, नहीं तो हमको सोना देना पड़ता है। यदि उस देश की अर्थव्यवस्था हमारी अर्थव्यवस्था से पीछा है तो वह मेरा रुपया ले लेगा, लेकिन यदि उसकी इकोनॉमी हमसे क्या है, आगे है, उस देश के मुद्रा का वैल्यू हमारे मुद्रा के वैल्यू से क्या है, ज्यादा है, तो हमें या तो उस देश का मुद्रा देना होगा, नहीं तो क्या देना होगा, सोना देना होगा, और नहीं तो अंत में एसडीआर तो देना ही होगा। एक अलग मुद्रा है वो, एसडीआर दोगे तो तुम भविष्य में दिक्कत होगा तो परेशान हो जाओगे। तो विदेशी मुद्रा कोष के में भंडार में रुपया क्या हो गया था, घट गया था। विद्वान लिखते हैं कि विदेशी मुद्रा कोष में इतना रुपया बच गया था आरबीआई के पास कि मात्र 14 दिन हम अपने खर्च को चला सकते थे। लगभग 2 सप्ताह का ही खर्च चलाने के देश के में रुपया था। 15वां दिन कारखाना कैसे चलते हैं समझ गए। कॉपर कंपनी को कच्चा माल कॉपर कहां से मिलता, तार बनाने वाली कंपनी को विदेशों से पेट्रोलियम हम कहां से मंगाते। आभूषण की मांग थी, मेरे पास सोने नहीं था कि आभूषण बना सके। बात समझ गए। 14 दिन का बच गया था। इसलिए आपको बता दें, बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए सरकार ने क्या किया था, सोना को गिरवी रख दिया था। लगभग 4.5 टन सोना, किलो, क्विंटल सोना को क्या रख दिया, गिरवी रख दिया। तो ये कारण थे 5 हमने कहा, जिन कारणों से 1991 ईस्वी में आर्थिक सुधार की हमें जरूरत पड़ी। तो फिर एक प्रश्न होगा, आर्थिक सुधार के अंग क्या होगा, आर्थिक सुधार के अंग, माने आर्थिक सुधार के अंग कौन कौन हैं। तो आर्थिक सुधार के आपको बता दें 4 अंग हैं। आर्थिक सुधार के कितने अंग हैं, 4। पहला अंग है नई औद्योगिक नीति। नई औद्योगिक नीति, शायद आपको पता है 1991 ईस्वी में नई औद्योगिक नीति आई थी। दूसरा नई व्यापार नीति, नई व्यापार नीति। तीसरा नई राजकोषीय नीति। और चौथा है नई विदेशी निवेश नीति। नई विदेशी निवेश नीति। मतलब आर्थिक सुधार के कितने अंग हैं, तो आर्थिक सुधार के 4 अंग हैं। कितने अंग हैं, 4। पहला है नई औद्योगिक नीति, दूसरा है नई व्यापार नीति, नई राजकोषीय नीति, नई विदेशी निवेश नीति। अब आते हैं कि नई औद्योगिक नीति क्या है। तो हमने पहले ही कह दिया कि नई औद्योगिक नीति की घोषणा भारत सरकार ने 1990 के दशक में, मतलब 1991 ईस्वी में लाया। 1991 ईस्वी से पहले भारत सरकार की जो औद्योगिक नीति थी वह क्या थी, संरक्षणवादी थी। हमने पहले कहा है, कैसी थी, सरकार एक नवजात शिशु की तरह सुरक्षा देती थी कि चल रहा है, गिर गया, चल गया तो गुड, वेरी गुड, गुड नहीं, कहीं गिर गया तो गया, उठा लिया गोदी में, झाड़ दूर माथे उठे पोछ पाछ दिया, अच्छा दोबारा नहीं गिरने देंगे आपको। जैसे एक माता पिता का नवजात शिशु जब पहली बार चलना शुरू करता है तो चलेगा तो बड़ा खुश होगा, जा रहा है, गिर गया तो उठा के खड़ा करा देगा, थोड़ा गोद में उठा लेगा। तो ये संरक्षणवादी नीति थी। गिर गया तो उसको गिरे रहने दो तब तक जब तक स्वयं खड़ा ना हो जाए। गिरे रहने दो तब ना उसको मौका मिले, एहसास अपने से उठेगा तो उसे पता चलेगा गिरकर उठने में आनंद क्या है और गिरकर उठा कैसे जाता है। तो यहाँ की संरक्षणवादी नीति थी, लेकिन 91 में आया तो संरक्षणवादी नीति को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया गया। पहले नियम बना दिया गया कि 2 उद्योग को छोड़कर सारा कल कारखाना
प्राइवेट लोग भी खोल सकता है। और कहा गया कि मात्र 5 ही ऐसा कारखाना है जिसको खोलने के लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, अन्य किसी प्रकार के लाइसेंस लेने की जरूरत आपको नहीं है। पहले हमारे देश में एक कानून था फेरा, FERA, और फेरा को हटाकर नया कानून लाने की बात कही, हालांकि लागू हुआ 2002 में फेमा। आगे इसके बारे में विस्तार से हम चर्चा करेंगे, फेरा और फेमा के बारे में। तो फेरा कानून में संरक्षण पर बात थी। यहां नियम था कि यदि विदेशी मुद्रा से जुड़ा हुआ है कि एक निश्चित रकम का विदेशी मुद्रा अपने पास रखते तो कोई रोक टोक नहीं आएगा। उसे एको पैसा बेसी हो गया तो आप जेल भी जा सकते हैं, आपको जवाब देना पड़ेगा इतना डॉलर आपके पास आया कहां से। जब तुम फेरा के बदले में क्या आ गया फेमा, कितना रखना तोहर मतलब है ना, हम कहे दिमाग लगाने रहे। लालू जी के की वो हैं? लालू जी के हाँ नहीं, फेरा फेमा में नहीं है। उसके नहीं जाता। हाँ हाँ, अब कितनों रखोगे उससे मतलब नहीं है। हाँ, दिखाना पड़ेगा कि अमेरिका में काम करते इसलिए हमको यहाँ से पैसा आया है, नहीं तो वहां से आप आते तब अपने परिजनों को दिखाने के लिए लाना होता कि अमेरिका का रुपया ऐसा, सऊदी अरब का ऐसा होता है। तो हमारे पास जब चढ़ने पर चेक हो जाता, 2-4 को कागज नहीं नोट लेके आते, तब बाकी आपको बैंक में रख देना पड़ता। अब ऐसी कोई पॉलिसी नहीं। उसके बाद कहा गया कि जो उच्च प्राथमिकता वाले उद्योग है उसमें 51% विदेशी निवेश कर सकता है, 49% देशी का रहेगा, लेकिन 51% कर सकते हैं। लेकिन अब तो 100% हो गया। मैं 1991 की बात बोल रहा हूं, अभी 2022 चल रहा है। देखिए 91 की पॉलिसी बार बार पूछता है तो आपको यहाँ 51% देना होगा ना, नया पूछेगा तो 100% आप दे सकते हो। उच्च प्राथमिकता वाले उद्योग में 51% तक विदेशी विनियोग की सीमा, मतलब FDI, यहां कह दे कि FDI का सीमा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की सीमा 51% कर दिया गया कि कोई विदेशी कंपनी भारत के किसी कंपनी का 51% तक शेयर खरीद सकता है या हिस्सेदार बन सकता है। तो 100% की बात कर दी गई। ये था आपका नई औद्योगिक नीति में क्या हुआ। सो नई व्यापार नीति में क्या हुआ, तो नई व्यापार नीति में विकास इसलिए नहीं होता था कि सरकार ने, हम कल सीमा शुल्क के बारे में आपको चर्चा किया था। सीमा पर 2 प्रकार के टैक्स लगते हैं, एक आयात और निर्यात को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, सीमा शुल्क कहते हैं। तो सीमा शुल्क का दर ज्यादा था, बात समझ गए। दर ज्यादा होने के कारण भारत का सामान जैसे ही दूसरा देश में जाता वो क्या होता, निर्यात कर महंगा था। तो ऑलरेडी तो हमारी टेक्नोलॉजी कमजोर थी और हमारा सामान दूसरे देश में जाएगा तो महंगा हो जाएगा, तो बिकाएगा नहीं, बिकाएगा। तो नियम बनेगा नहीं, सीमा शुल्क को पहले घटाइए, तब ना सीमा शुल्क घटाइए, शून्य कर दीजिए, तब ना मेरा सामान, हमने सामान टैक्स नहीं लिए हैं, अन्य देश में जाएगा तो वही के टैक्स लगाएगा। पहले तो 2 टैक्स लगा, एगो हमारे देश की सरकार लगाई और जिस देश में गया उस देश की भी सरकार लगाई टैक्स। तो कम से कम अपना देश की सरकार का टैक्स फ्री कर दिया तो जिस देश में जाएगा उस देश की सरकार लगाएगा, तो 2 ही टैक्स से तो बच गया। हमारा मूल्य क्या होगा, सस्ता होगा, कम होगा, टैक्स नहीं लगा तो। और जैसे ही सस्ता होगा तो विदेश के बाजार में क्या होगा, ज्यादा बिकेगा तो विदेशी मुद्रा की हमें क्या होगी, प्राप्ति होगी, और हमारे विदेशी मुद्रा भंडार में क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। उसके बाद 18% हमने यहां भी जस्ट बोला है, मुद्रास्फीति आ गई थी। नई व्यापार नीति में आगे बढ़ाने के लिए कहा गया कि भारत के मुद्रा के मूल्य का अवमूल्यन करना पड़ेगा। क्या करना होगा, भारत के मुद्रा के मूल्य में क्या करना पड़ेगा, अवमूल्यन करना पड़ेगा। अब मन में होगा कि सर अवमूल्यन होता क्या है। अवमूल्यन एक शब्द है आपके पास कि अवमूल्यन क्या है, अवमूल्यन क्या है, और अवमूल्यन से हमें लाभ क्या होता है, हानि क्या होती है, और अवमूल्यन करता कौन है। तो पहले अवमूल्यन का मतलब जान ले कि जब सरकार, जैसे हम लोग भारत हैं, तो हमारे भारत की सरकार अपने देश की मुद्रा का वैल्यू दूसरा देश के मुद्रा के वैल्यू में क्या कर दे, कम कर दे। दूसरा देश के मुद्रा के सामने जब हमारे देश की सरकार अपने देश के मुद्रा के वैल्यू क्या कर दे, घटा दे, कम कर दे, उसे क्या करते हैं, अवमूल्यन। याद रहेगा अवमूल्यन क्या है, तो हमारे देश की सरकार के द्वारा दूसरे देश के मुद्रा के तुलना या सामने
अपने देश के मुद्रा का वैल्यू क्या कर दे, कीमत क्या कर दे, घटा दे या कम कर दे, तो इसे क्या कहोगे आप लोग, अवमूल्यन। आपको पता है कि भारत में अभी तक कितनी बार मुद्रा का अवमूल्यन हुआ है? गलत, 3 बार। कई बार हुआ है? अभी तक भारत में मुद्रा का मूल्यन 3 बार हुआ है। पहला हुआ 1949, दूसरा हुआ 1966 और तीसरा हुआ 1991। लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि 1991 में 3 बार मुद्रा का मूल्यन हुआ था। 21 साल में, 21 महीना में 3 बार। क्या जी? 18% था यहाँ पर मुद्रास्फीति। 3 बार तो नहीं, तो साल एक ना 3 ना गिनेंगे। हाँ, 1991 में 3 बार हुआ। जैसे पहले क्या हुआ था, 1 जुलाई 1991, गलती की सही। दूसरा हुआ था 3 जुलाई 1991, हाँ, 1 महीना में 91। और तीसरा हुआ था 15 जुलाई 1991। तो अब तो जान गए कि अवमूल्यन क्या है। जब हमारे देश की सरकार हमारे देश, खुद के देश की मुद्रा का अन्य देश के मुद्रा के तुलना में अगर उसका मूल्य क्या कर दे, कमी कर दे, तो क्या कहेंगे, अवमूल्यन कहते हैं। नई व्यापार नीति में जब मुद्रा का वैल्यू घट गया था, लोग लेन देन करता ही नहीं था, तो कहा कि मुद्रा का पहले अवमूल्यन तो कीजिए, तो ना डिमांड आपका बढ़ेगा, दाम कम होगा, लोग खरीदवे करेगा बेसी। जब शेयर बाजार में किसी देश के मुद्रा का वैल्यू घटता है तो लोग घटल खरीद, क्योंकि बाद में तो बढ़वे करेगा। गलत कि सही? जैसे लोग कम दाम हुआ खरीदेगा, अचानक उसकी सप्लाई क्या कर देंगे, पूर्ति बंद कर देंगे। पूर्ति बंद होगा तो अचानक कीमत बूम हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगा, अर्थव्यवस्था पटरी पर आ जाएगी, नहीं पटरी पर आ जाएगी, लाइन पर आ जाएगी। हाँ, अब नई राजकोषीय नीति में क्या हुआ, तो नई राजकोषीय नीति में कहा गया कि भारत का जो हमने कहा घाटा है, राजकोषीय घाटा 8.4% राजकोषीय घाटा था। तो नई राजकोषीय नीति में सीधा कहा गया कि आपको जो राजकोषीय घाटा है, मतलब जितना आमदनी करते हो उसमें से आपका खर्चे हो जाता है, और उस खर्च को भरपाई करने के लिए या तो आप नोट छापते हो, क्या करते हो, नोट छापते हो। 12वीं में हम जब बैंकिंग पढ़ाएंगे तो वहां चर्चा करेंगे कि सरकार बजट बढ़ाएंगे और अब बजटीय घाटा को कम कैसे कैसे करती है। बात समझ गए? हीनार्थ प्रबंधन करती है, और हीनार्थ प्रबंधन का मतलब होता है कि अपने घाटा को पूरा करने सरकार नोट छाप लेती है। और मांग का नियम कहता है कि बाजार में जब किसी वस्तु की उपलब्धता ज्यादा हो जाती है तो वस्तु की कीमत क्या होता है, कम हो जाती है, घट जाता है, कम हो जाता है। गलती बोल रहा हूं, कीमत घट जाता है। तो ये तो जब भी दिक्कत हुआ, हीनार्थ प्रबंधन का सहारा ले लिया भारत सरकार ने। यहाँ तो अंगूठा छाप भी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बन सकता है, पढ़ा लिखा होता तब न दिमाग लगाता कि मांग का नियम जानता वो। क्योंकि टैक्स लगाने के लिए मांग का नियम और पूर्ति के नियम का सहारा लेना पड़ता है। 12वीं में मांग का नियम पढ़ना है। अभी तो बहुत सारे लोगों का निकला है बीपीएससी में। कौन परीक्षा है अभी हुआ है? अभी दरोगा का हुआ नहीं, ऑडिटर का, इकोनॉमिक्स का टीचर नहीं मिल रहा। बीपीएससी का होने वाला है। इकोनॉमिक्स का तो यूपीएससी वाला भी जल्दी पढ़ाना सक्षम नहीं हो पाता, डाटा ही इतना रहता है कि गड़बड़ा जाते हैं। हमने कहा कि नई राजकोषीय नीति की घोषणा कर दिया, घटाना है तो भाई केना घटेगा, इसके लिए एक आयोग बना, राजा चलैया समिति। एक आयोग बना, क्या नाम था, राजा चलैया समिति। कहा कि अब सलाह दीजिए कि राजकोषीय नीति मुझे क्या क्या करना चाहिए। क्या जी? राजा चलैया समिति ने कहा कि आपको सीधा करना होगा, अगर अर्थव्यवस्था को ठीक लाना है तो आपको टैक्स घटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? टैक्स घटाना पड़ेगा। और टैक्स घटाने के साथ साथ प्रशुल्क दर को घटाना होगा, आर्थिक सहायता को कम करना होगा। ये जो चाउर दाल सरकार दे रही है, घटाना पड़ेगा, तभी देश सुधरेगा। नहीं तो यहाँ खैरात खाने की आदत पड़ जाएगी। जब इंसान को एक बार खैरात खाने की लत लग जाती है तो इंसान जीवन में स्वावलंबी कभी नहीं होता है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था अपने भाषण में एक बार कि जनता को केवल शिक्षा और चिकित्सा ही फ्री में दो,
उसको अलग। बाकी जहर भी फ्री में मत दो, नहीं तो नपुंसक हो जाएगा वो, कुछ नहीं कर पाएगा जीवन में। शिक्षा और चिकित्सा केवल फ्री मिलनी चाहिए, बाकी कुछ भी फ्री नहीं मिलनी चाहिए। और देखो यही फ्री खाने की पॉलिसी, अभी आपको बुरा लगता होगा मेरे बात को, लेकिन यह कोड के रूप में काम कर रहा है, क्योंकि हमारी सामर्थ्य को चैलेंज कर रहा है कि तुम लायक नहीं हो कि कमा के अपने बाल बच्चों का परवरिश कर सकते हो। जैसे बिहार बोर्ड के छात्रों को, बिहार इंटरमीडिएट बोर्ड के छात्रों को बिहार सरकार ने ब्रेनलेस बना दिया। तुम्हारे कॉपी पर तुम्हारा नाम लिखा रहेगा, डेट लिखा रहेगा, परीक्षा का तिथि लिखा रहेगा, केवल तारीख लिखा रहेगा, फोटो सटा रहेगा, चिन्ह तोड़ हो तो हाँ तो सिग्नेचर खाली कर दे। सर तो फिर उसमें भी तो आधा घंटा लगता है। कोई मतलब नहीं है, 5 घंटा समय बढ़ा दो, लेकिन बच्चा को स्वयं करके, शिक्षण की पॉलिसी कहते हैं जो करके सीखता है वही जीवन में आगे बढ़ता है, सीख के करता कभी आगे नहीं बढ़ता है। और हम यहाँ तक करके सीख के तब आए हैं, हम किसी सीख कर नहीं किए हैं, करके तब सीखे हैं। आगे बढ़े, ठोकर लगा, गिरा, फिर खड़ा हुए, फिर ठोकर हुआ, फिर बढ़े। इतना बड़ा ठोकर लग गया कि अब ठोकाने की कोई जरूरत ही नहीं। सही बोल रहा हूँ। चलिया समिति ने कहा हम अब आप लोगों को ठोकता हूँ शब्दों से। न बंदूक, आज तक लाठी फेंक नहीं किया क्लास, आज तक हमें अपने बच्चों पर कभी डंडा का प्रहार नहीं किया, कभी नहीं। हाँ दिखा देता हूँ तो नहीं देखा, भय भी नहीं होत न प्रीत, बिना भय के कहीं प्रेम हुआ है। बातों से, सब इशारों से जब इंसान समझने लगे, डंडा वो उठाता है अपने कला से प्रहार करता है जिनकी शैली में, शिक्षण की शैली में कमी है। बच्चा अगर बात नहीं समझ पाता है तो बच्चा दोषी नहीं है, शिक्षक खुद दोषी है। ऐसा विद्वानों का कहना, मेरा कहना नहीं है। आपका कहना जितना पीट सको पीट लो। हाँ, तो प्रशुल्क दर घटाओ, और यही कहा गया इनकम टैक्स लगाओ। 1990 से पहले इनकम टैक्स इंडिया में क्या था? नहीं था। पहली बार 1992 में इनकम टैक्स लाया गया कि आय और धन की असमानता दूर होगी। 92 में, 1992 में इनकम टैक्स पहली बार आया था। पर इनकम टैक्स का दर ज्यादा था, लेकिन बाद में आया सुझाव, चलेगा समिति देकर बेची देगा तो देवे ने चुराई लेगा सब। टैक्स उतना ही दो किसी को जितना कुछ सह सके, किसी व्यक्ति पर लोड उठना ही दो जितना कि क्या हो सके। इकोनॉमिक्स पार्ट 2 में पढ़ना है, करदान क्षमता क्या है, तो किसी पर कर उतना ही बोझ दो जितना कि क्या हो सहने में। अब बेसी लोड देगा, देश छोड़ के भाग जाए, क्या करेगा वो? जितना कमाएगा तो टैक्स तो दे देगा। लोगों ने मुद्रा का जब विमुद्रीकरण मोदी जी ने किया तो लोगों ने नोट को जला दिया, फेंक दिया, जमा करने क्यों नहीं गया? इन्होंने कहा कि अगर नहीं तो 2000% ऊपर टैक्स लगा देंगे। अब क्या करेगा बेचारा, उस बनिया तक फेंकिए तो ठीक हो, नदी में दहा दे। रात में छुप छुप के लोग बोरा के बोरा 1000 या 500 का नोट फेंक दिया करता था। टैक्स नहीं लगाएगा, जमा करने जाएगा तो कुछ दिन शर्त रखे, जेकरा पास तरीका रहे इसने जाके जमा कर देते, जेकरा पास पते नहीं कितना हमारे या ट्रक के ट्रक रख ले अंदर। तो वो क्या हुआ, दिया 10 दिन कितने में जमा कर दिया तो गुड, जमा करने आओगे तो तू काला बाजारी पला ऊपर लग जाता, मुकदमा चलता। सरकार की बहुत व्यवस्था गड़बड़ न है। तो सीधा कहता कि बैंक के आगू ट्रक उलीट के चल जाओ। हुआ कि कौन पलटा, सीसीटीवी कैमरा लागल है, ट्रक नंबर से पकड़ लेता, फलाना लेके आयल ही, सोचा कि जो फेंक दे, नदी में दहा दो। नहीं, यहाँ पैसा फेंकने की बात हो रही थी, तो लोगों ने नहीं दिया, जितना ज्यादा था फेंक दिया। ये नहीं कि आधा लेके छोड़ देंगे, नहीं, उस ऊपर अलावे तुम पर 100% या 200% जुर्माना ठोकेंगे। कोई टैक्स नहीं आता, सब पैसा आ जाता। हाँ, सब आ जाता। उसके बाद कौन सी सरकार करना? हाँ, डर जाता, डर गया लोग, इसलिए नहीं किया। बहुत लोगों ने 84% का हिसाब हुआ है, बाकी हिसाब अभी तक नहीं हुआ है। हाँ, क्या करेगा, करना जरूर गया, कहाँ से मिलेगा कुछ। खैर, मुद्दे पर आइए। तो यहाँ राजा चलेगा ने कहा टैक्स को घटाना पड़ेगा, और विदेशी निवेश नीति में क्या कहा गया, वही फेमा और फेरा वाला एक्ट को, फेरा को फेमा में बदल दिया गया, और विदेशी निवेशकों को कहा गया कि आप हमारे देश में आइए। पहले तो कहा गया 49%, किसी किसी क्षेत्र में 74%, और धीरे धीरे समय की मांग को ध्यान रखते हुए 100% तक, बीमा में, बैंकिंग में, उद्योग में, यहाँ तक कि इस साल तो प्रतिरक्षा में भी कहा कि आप 100% निवेश कर सकते हो।
अब कल के क्लास में हम लोग जानेंगे कि नई आर्थिक नीति की प्राथमिकता। हम लोगों ने इकोनॉमिक्स में अभी तक 5 चैप्टर पढ़ लिया है। आज हम लोग छठा चैप्टर पढ़ेंगे। हालांकि ये आप समझ ले कि 12वीं कक्षा में पॉलिटिकल साइंस में ये टॉपिक पढ़ना है जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। 12वीं क्लास के लिए पॉलिटिकल साइंस में खंड ब चैप्टर नंबर 9 है और ज्योग्राफी में भी यह टॉपिक आपको पढ़ने को मिलेगा। टॉपिक है भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। ये टॉपिक है। इसका पहला टॉपिक हमको पढ़ना है आर्थिक सुधार। आज का जो पहला टॉपिक है नाम होगा आर्थिक सुधार या NEP, न्यू इकोनॉमी पॉलिसी। आर्थिक सुधार क्या है और हमें आर्थिक सुधार की आवश्यकता क्यों पड़ी, वजह क्या था, रीजन क्या था कि भारत सरकार ने 1990 के दशक में 1991 ईस्वी में अचानक अपनी अर्थव्यवस्था में यू टर्न की पॉलिसी लाया। मतलब जो पहले से नीतियां चली आ रही थी उस नीति को सीधा बदल दिया। जहां हम लोग उत्तर दिशा की ओर जा रहे थे, ब्रेक मारे पुनः दक्षिण की ओर मुड़ गए। संरक्षणवादी अर्थव्यवस्था को प्रतिस्पर्धात्मक अर्थव्यवस्था बनाने का उद्देश्य क्यों सोच लिया सरकार ने। तो सबसे पहला प्रश्न होगा कि आर्थिक सुधार है क्या, जरूरत क्यों पड़ी। तो आपको बता दें 1980 के दशक में भारत की अर्थव्यवस्था आर्थिक संकट के दौर से गुजर रही थी। 1980 के दशक में हमारी देश की जो अर्थव्यवस्था थी आर्थिक संकट से क्या हो रही थी, गुजर रही थी। इस आर्थिक संकट के दौर में देश का जो विकास दर था, जैसे आजकल मीडिया वाले कमेंट करने वाले कार्टून के माध्यम से दिखाते हैं कि नरेंद्र मोदी एक कुआं से कुआं में बाल्टी में रस्सी बांध के कुआं में डालते हैं, जीडीपी को खींचने का प्रयास करते हैं। कई बार पेपर में हमने कार्टून को देखा है। मतलब सही है या गलत इस बात को बाद में सोचना है। हो सकता है कि विपक्षी पार्टी तो कई बार सरकार की आलोचना करने के लिए, सरकार को बदनाम करने के लिए उल्टा कमेंट करते रहता है। लेकिन मेरा कहना है जीडीपी नीचे चले गया तब तक कुछ तो सही है, तब जो दिखा रहा है वो गलत है। सही कहीं ना कहीं जीडीपी का जो लेवल था वो लेवल डाउन हुआ है, नीचे थोड़ा डाउन हुआ है। मतलब सत्ता के विरोधी पार्टियों ने या हमारे विपक्षी दल ने और ज्यादा नीचे दिखाने का प्रयास किया, तो जीडीपी को खींचने का प्रयास करता। वही हुआ था 1980 के दशक में। संरक्षणवादी पॉलिसी के कारण भारत का जीडीपी बहुत नीचे चला गया था। विदेशी व्यापार एकदम ऋणात्मक होते जा रहा था, नकारात्मक होते जा रहा था। अपनी अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए एक नए यंत्र की जरूरत थी, एक नई व्यवस्था को लागू करने की जरूरत थी। तो वही अपने व्यवस्था को ठीक करने के लिए 1990 के दशक में 3 शब्द आया। एक आया उदारीकरण, दूसरा आया निजीकरण और तीसरा आया वैश्वीकरण। 10 में भी पढ़ना है आपको। उदारीकरण, जिसे अंग्रेजी में लिबरलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? लिबरलाइजेशन मतलब अंग्रेजी में क्या हुआ, पहले आता है एल, लिबरलाइजेशन, पहला शब्द क्या हुआ एल। दूसरा है निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन मतलब पहला शब्द क्या हो गया पी। वैश्वीकरण, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन मतलब पहला शब्द मेरा क्या आ रहा है, जी आ रहा।
क्या रहा है? अगर तीनों को जोड़ दो आप तो बन जाता है LPG। बट ये LPG नॉट लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसका मतलब होगा लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। हिंदी में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। वैश्वीकरण को हम विश्वव्यापीकरण के नाम से भी जानते हैं। तो देश की अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए 1990 के दशक में, 1991 ईस्वी में सरकार ने जो नई पॉलिसी की घोषणा की, उस नई पॉलिसी को हम LPG पॉलिसी, मतलब उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण की नीति के नाम से जानते हैं। अब मेरे मन में एक आएगा कि उदारीकरण क्या है, निजीकरण क्या है, वैश्वीकरण क्या है। तो LPG मतलब उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को संक्षिप्त रूप में क्या कहते हैं? LPG। और इस LPG पॉलिसी के तहत हमने पहले ही कहा कि पहले से जो हमारी संरक्षणवादी अर्थव्यवस्था थी, कैसे अर्थव्यवस्था थी? कल भी हमने क्लास में कहा संरक्षणवादी, कि अगर उद्योगपति को घाटा होता था तो सरकार के सामने अपने घाटा का चिट्ठा पेश कर देता था कि हमने कारोबार शुरू हुआ, इस वर्ष इतना हमें नुकसान हुआ। सरकार बजट में उस घाटा को मैनेजमेंट करने का काम करती थी, उन उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने का काम करती थी। लेकिन जब लाभ होता था तो उस लाभ में से कोई भी हिस्सेदारी सरकार को देने का काम नहीं करती थी। तो सरकार ने दिया इसलिए, उसके घाटा की भरपाई इसलिए किया क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था संरक्षणवादी थी। संरक्षणवादी इतना ना ज्यादा हो गया, कहा जाता है कि अति श्रवर्त वर्जयेत। एक देखेंगे, एक गरीब का बच्चा करेजियस होता है, हिम्मत वाला होता है, वह किसी काम को करने में पीछे नहीं होता है, तुरंत डिसीजन ले लेता है। लेकिन एक लो मिडिल क्लास वाला होता है, मिडिल क्लास वाला का बच्चा डरपोक, भीरू, जल्दी डिसीजन न लेने वाला होता है। हाई वाला ले लेगा, दिक्कत क्या है? वहां 2-4 करोड़ जावे करेगा तो क्या जाता होगा? लेकिन पीछे कारण है, उसके लिए कुछ खोने के लिए ज्यादा कुछ नहीं रहता। बता रहे इसके पीछे कारण ये है कि जो मिडिल क्लास वाले होते हैं, मैं देखता हूँ, चाहे हमारे घर की बात हो या तुम्हारे घर की बात हो, स्कूल आएगा, बच्चे को जाना है, मम्मी चाहे पापा, बेगवा तो है नहीं मेरे पास में तो हम टांग ले, यहाँ लग ले, बस आएगा तो बोला बच्चा अपन घूम रहा है, मम्मी पापा ना खा रहा है, बेग पीछे पड़ा, लाओ दिखा देता। अब 3 बजे आने वाली है भाई गाड़ी, 2:45 बजे से मम्मी पापा भैया दीदी कोनो न कोनो खा रहा है, फिर वो आएगा बेग टांगेगा, पता लेकर चला ही नहीं कि हमको बेग का वेट भी लेके चलना है, गाड़ी में तो वही ढो आ गया। गलत नहीं बोल रहा हूँ, जिम्मेदारी मिला कहाँ? जिम्मेवारी सड़क पार करा, रुको रुको रुको, हम तो गोदी में उठा के या उंगली पकड़ के सड़क को पार करा दिया जाता है। उसी एक आध बार गिरने का मौका कभी मिला ही नहीं। सेम कंडीशन देश की आजादी के बाद हमारे देश के पूंजीपतियों के साथ हुआ। सरकार ने एक बार संरक्षणवादी दे दिया कि घाटा होगा तो हम भरपाई करेंगे, तुम आराम से इन्वेस्ट करो, अपना लगाओ पूंजी। लगाते गया, हमने कहा कि आप कमाओगे तब ना जब आपको तकलीफ हो। गार्जियन तुम्हारे बॉन्ड पेपर पर लिख दे कि आजीवन तुम्हारे सारे जरूरतों को मैं पूरा करूंगा, तो कोई भी इंसान नहीं कमाएगा। शायद दीदी सही बोल रहा हूं ना? लेकिन सर बिना किसी पदाधिकारी को मानने कोर्ट में नहीं होगा, वो अलग बात है। अगर मान ले तुम्हारे फादर कह दे कमाओगे कल से, तो पढ़ेगा? नहीं पढ़ेगा। आज तुम्हारे मन जो 5 प्रश्न किए हो, किसी ने उत्तर नहीं दिया, एक आध गो आया, तो ये भावना थी कि प्रतिस्पर्धा में हमें क्या कर देना है, पराजित कर देना है। अगर ये होता कि चलो सब तनके पर होती तो हम ये कर लेंगे, तुम पराजित नहीं कर पाते। तो यहाँ यही हुआ कि भारत सरकार इसको सपोर्ट कर रही थी। गलत कि सही? किसी से कंपटीशन उसको था ही नहीं। जैसे अपने रूम में अकेले बैठकर होम ट्यूशन पढ़ने वाला बच्चा
जीवन में आगे सफल जल्दी इसलिए नहीं होता है क्योंकि फर्स्ट भी वही होता है, लास्ट भी वही होता है। क्लास में अपनी औकात की जानकारी मिलती है कि नहीं, हमसे भी कुछ होशियार है, वहां तो होम ट्यूशन वाले हैं, पटा पटा के रखना है। क्या जी, बड़ा सुंदर माटा साहब पढ़ाता है। माटा मम्मी पापा जब बिजोर बउआ पढ़ता तो बहुत सुधार आया है, लेकिन इससे पहले गुड गुड तो वही प्रश्न पूछता है जो उसको आता है। बाहरी को न पूछेगा तब ना तो औकात पता चलेगा। रूम से बाहर निकल के तो देखो, अब शीशा के घर में पौधा को पालेंगे उसे तो खूब बढ़वे करेगा, हरियर होवे करेगा। मनी प्लांट्स की तरह रौद में रख के दिखाओ ना। प्रतियोगिता होगा तो वही भारत की अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए पहले की जो संरक्षणवादी नीति थी एकदम अगेंस्ट, एकदम उल्टा एक नई नीति आ गया जिसका नाम दिया गया एलपीजी नीति। और एलपीजी नीति को हम यू टर्न पॉलिसी भी कहते हैं। यू डैश क्या होगा, टर्न पॉलिसी। हाँ तो हम तो कल भी बताए थे, ये कोमालपति वेंकटेश्वर श्री पीवी नरसिंह राव के शासनकाल में हुई। उस समय भारत के फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। अब प्रश्न है तो आर्थिक सुधारों का उद्देश्य क्या था? एक नया प्रश्न मेरे पास आया, आर्थिक सुधारों का उद्देश्य क्या था? सरकार ने जो आर्थिक सुधार लाया इसका लक्ष्य क्या था? फिर हम सबका परिभाषा लेंगे। आर्थिक सुधार का उद्देश्य क्या था? तो आर्थिक सुधार का पहला उद्देश्य था कि अर्थव्यवस्था के स्वरूप को उदार करना। अर्थव्यवस्था के स्वरूप को क्या करना? हमारी जो बंद क्लोज्ड इकोनॉमी थी, बाहर से देखते हैं कोरोना उसी को अपने चपेट में लिया जो एयर कंडीशन में रहने वाले ज्यादा लोग थे, क्योंकि आपने अपने बॉडी को ये धूल प्रदूषण से लड़ने का समर्थ बनाया ही नहीं। एंटीबॉडी बन जाता है, नहीं, जो भी में आ जाता है उसे इन्वायरमेंट के साथ ढलने की क्षमता दिया ही नहीं उसने, तो पकड़ भी करेगा। हाँ, तो अर्थव्यवस्था के स्वरूप को क्या बनाना? उदार बनाना। भाई जिसको आना है आओ, हम तुमसे प्रतियोगिता करने को क्या है तैयार है। हम जब 7वीं क्लास थे तब तक की कहानी, शाम विद्यालय में से पढ़ के आते थे तो दिनचर्या था हम लोगों को, खेलते थे 2 प्रकार की मर्दों वाली खेल खेलते थे, कबड्डी खेलते थे, खिंचम खिंचाई खेलते थे, तो कुश्ती खेलते थे। हाँ कुश्ती खेले हुए, हाँ अखाड़ा हम लोगों का खाना हुआ था। और जो भी हमारे उम्र के हमारे मित्र लोग थे, नियम तक खा पी के आएगा, थोड़ा करके लंगोटा कसेगा, कुदाली से खनाएगा, खूब कुश्ती होगा। हाँ हाँ, हम पटकेगा नहीं तो वो पटकेगा, तो एक मुंह का हम लोग दे दे। हाँ, आज के नौजवान को पानी पीना पड़ेगा, कुरकुरे खाते वाले हैं। हम लोग के समय ये था। अब क्या खेलेगा? लूडो, लूडो खेलेगा, पबजी खेलेगा। ना ये हाथ में दम है ना पैर में दम, चटैया पर से गिरता है, गो टूट जाता है, बेमरिया हो गया है। अंगुली मजबूत हो गया लेकिन बॉडी मजबूत नहीं हुआ। तो प्रश्न क्या है? आर्थिक सुधार का उद्देश्य पहला क्या है कि अर्थव्यवस्था को उदार बनाना, दूसरा अर्थव्यवस्था के विकास दर को बढ़ाना। गलती की सही? तुम तब तक आगे नहीं बढ़ोगे। छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, एक बच्चा साइकिल चलाने का प्रयास करता है, तब तक वो नहीं सीख सकता है बढ़िया से जब तक पीछे से कोई पकड़ने वाला हो। नहीं, और आगे बढ़ने के लिए एक बार गिरना जरूरी होता है। मेरा सिर फूटा हुआ है। हाँ, चिन्ह तो मिलना चाहिए। एक पीछे पकड़ के कोई साइकिल निकले रहो, वो छोड़ देता है, वो आगे चलाते रहता है, वो तब तक चलाते रहेगा जब तक पीछे से तो छोड़ चला लेता है। तो छोड़ दिए बहुत पहले हम पीछे तो धराम, उसके पास आत्मविश्वास नहीं होता है। तो भारत की अर्थव्यवस्था के पास 1990 तक आत्मविश्वास का क्या था? अभाव था। इस आत्मविश्वास को लाने के लिए ये आर्थिक सुधार की क्या थी? जरूरत थी। विकास दर को बढ़ाने के लिए, उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए, और प्रतिस्पर्धा मतलब कंपटीशन की क्षमता को बढ़ाने के लिए क्या था?
जरूरत था। हमने कल जो आपको दिया, क्यों दिया? मतलब प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ाना है। इसलिए कहा मैं पूछूंगा, ही कहा कि हम जवाब नहीं देंगे, हमने चैलेंज ले लिया, हम जानते तो कोई नहीं देगा। हम ये जान रहे थे कॉपी से न पूछेगा, ही किताब से पूछेगा, यो जान रहे थे। कॉपी तो सब रट गया है, कॉपी सब रट गया है, चाट की तरह चाट गया है। लेकिन अगर नहीं उत्तर दिया तो मन में थोड़ी सी गलानी हुई होगी। अगर आपके पास मानवता है तो, इज्जत है तो नहीं अपने आप से सम्मान है तो गलानी हुआ है कि ना हुआ है? अब गलानी हुआ है तो यार पढ़ेगा, किस प्रतिष्ठा कमी अपन ढूंढेगा। अब जेकरा सीधा है कि चलो कोई बात नहीं है, हमारा कथी जाए कि खिर लेखन नहीं फिक्र रहने वाला है, अब कल के पढ़ के आएगा और मनीष को क्या करेगा? पराजित करेगा। उद्देश्य क्या है? उदारीकृत बनाना, विकास दर को बढ़ाना, कार्य क्षमता को बढ़ाना, उत्पादन क्षमता को बढ़ाना और विश्व की अन्य देशों के उद्योग से, उद्योगपतियों से भारत के उद्योग और भारत के उद्योगपतियों को क्या करना? कंपिटिटिव बनाना। दूसरा प्रश्न होगा, तीसरा, कि 1991 में आर्थिक सुधार की जरूरत क्यों पड़ी? सुधार की जरूरत क्यों? मतलब क्यों 1990-91 में ही क्यों? 2000 के बाद क्यों नहीं? या 90 के पहले क्यों नहीं? नहीं हुआ था। 1991 में नई आर्थिक नीति को लाने के पीछे वजह क्या था, कारण क्या था? तो आपको बता दें, 1990-91 ईस्वी में आर्थिक सुधार को लाने के पीछे कई कारण था। इसमें पहला कारण था कि भारत का जो राजकोषीय घाटा था, राजकोषीय घाटा, भारत का राजकोषीय घाटा अब बता दे बढ़कर 8.4 पहुंच गया था। मजबूरी हो गया था देश के पास। अरे घाटा 1% हो 2% हो तो सह लेंगे, लगभग 10% के आसपास आपका घाटा देश का जा रहा है। देश दिवालिया हो जाएगा। कहीं 10 से ऊपर पहुंच गया तो देश क्या हो जाएगा? दिवालिया हो जाएगा। दूसरा, भुगतान असंतुलन हो गया था। क्या हो गया था? भुगतान असंतुलन हो गया था। मतलब हमारा निर्यात व्यापार का मूल्य कम था और आयात व्यापार का मूल्य क्या था? भुगतान असंतुलन तब ना होगा कि हम दूसरे देश में सामान बेचते हैं तो हमारे को पैसा कम मिलता है और दूसरा देश जब हमारे यहाँ सामान बेचता है तो हमारे यहाँ से धन रुपया ज्यादा ले जाता है। मतलब हमारे देश के मुद्रा कोष के भंडार में मुद्रा, विदेशी मुद्रा क्या हो रहा है? कम रहा है ना। तो भुगतान असंतुलित हो गया था। उसके बाद ऋण भार या विदेशी ऋण भार, विदेशी ऋण भार में वृद्धि हो गई थी। मतलब दूसरे देश का कर्ज अपने भारत पर बहुत ज्यादा बढ़ गया था। मतलब आपको बता दे, जीडीपी का, अब जीडीपी हमको समझना नहीं होगा, जीडीपी का 23% उस समय, जीडीपी का 23% हमारे देश पर क्या हो गया था? विदेशी ऋण हो गया था, जिसके झेल पाने में हम सक्षम नहीं थे। अगली बात, मुद्रास्फीति। मुद्रा इसका दर 18% हो गया था। बस्तूरी इसमें आप लोग दिमाग लगाते चलेंगे कि 1990 में हमारी मुद्रास्फीति का मतलब क्या होता है? मुद्रा के मूल्य में गिरावट, जितना मूल्य था उसमें 18% गिर गया था। और आपके देश के मुद्रा के मूल्य में कमी होती है तो आपका साख गिरता है। विश्व के बाजार में हमारे देश की मुद्रा का वैल्यू 18% क्या हो रहा था? गिर रहा था। पैसा का मूल्य दिन प्रतिदिन गिरावट, कितना गिर गया था? 18% गिर गया था। हमारा साख विश्व के बाजार में क्या हो गया था? यहाँ जरूरत था आर्थिक सुधार की। उसके बाद विदेशी मुद्रा कोष में कमी। हम जो भी दूसरा देश से सामान क्रय करते हैं
मैं नहीं बता रहा हूं, इससे पहले से भी आप जानते हैं कि हम जिस देश से सामान खरीदते हैं या तो उस देश का मुद्रा हमें देना पड़ता है, नहीं तो हमको सोना देना पड़ता है। यदि उस देश की अर्थव्यवस्था हमारी अर्थव्यवस्था से पीछा है तो वह मेरा रुपया ले लेगा, लेकिन यदि उसकी इकोनॉमी हमसे क्या है, आगे है, उस देश के मुद्रा का वैल्यू हमारे मुद्रा के वैल्यू से क्या है, ज्यादा है, तो हमें या तो उस देश का मुद्रा देना होगा, नहीं तो क्या देना होगा, सोना देना होगा, और नहीं तो अंत में एसडीआर तो देना ही होगा। एक अलग मुद्रा है वो, एसडीआर दोगे तो तुम भविष्य में दिक्कत होगा तो परेशान हो जाओगे। तो विदेशी मुद्रा कोष के में भंडार में रुपया क्या हो गया था, घट गया था। विद्वान लिखते हैं कि विदेशी मुद्रा कोष में इतना रुपया बच गया था आरबीआई के पास कि मात्र 14 दिन हम अपने खर्च को चला सकते थे। लगभग 2 सप्ताह का ही खर्च चलाने के देश के में रुपया था। 15वां दिन कारखाना कैसे चलते हैं समझ गए। कॉपर कंपनी को कच्चा माल कॉपर कहां से मिलता, तार बनाने वाली कंपनी को विदेशों से पेट्रोलियम हम कहां से मंगाते। आभूषण की मांग थी, मेरे पास सोने नहीं था कि आभूषण बना सके, बात समझ गए। 14 दिन का बच गया था। इसलिए आपको बता दें, बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए सरकार ने क्या किया था, सोना को गिरवी रख दिया था। लगभग 4.5 टन सोना, किलो, क्विंटल सोना को क्या रख दिया, गिरवी रख दिया। तो ये कारण थे 5 हमने कहा, जिन कारणों से 1991 ईस्वी में आर्थिक सुधार की हमें जरूरत पड़ी। तो फिर एक प्रश्न होगा, आर्थिक सुधार के अंग क्या होगा, आर्थिक सुधार के अंग, माने आर्थिक सुधार के अंग कौन कौन है। तो आर्थिक सुधार के आपको बता दें 4 अंग हैं। आर्थिक सुधार के कितने अंग हैं, 4। पहला अंग है नई औद्योगिक नीति। नई औद्योगिक नीति, शायद आपको पता है 1991 ईस्वी में नई औद्योगिक नीति आई थी। दूसरा नई व्यापार नीति, नई व्यापार नीति। तीसरा नई राजकोषीय नीति। और चौथा है नई विदेशी निवेश नीति। नई विदेशी निवेश नीति। मतलब आर्थिक सुधार के कितने अंग हैं, तो आर्थिक सुधार के 4 अंग हैं। कितने अंग हैं, 4। पहला है नई औद्योगिक नीति, दूसरा है नई व्यापार नीति, नई राजकोषीय नीति, नई विदेशी निवेश नीति। अब आते हैं कि नई औद्योगिक नीति क्या है। तो हमने पहले ही कह दिया कि नई औद्योगिक नीति की घोषणा भारत सरकार ने 1990 के दशक में, मतलब 1991 ईस्वी में लाया। 1991 ईस्वी से पहले भारत सरकार की जो औद्योगिक नीति थी वह क्या थी, संरक्षणवादी थी। हमने पहले कहा है, कैसी थी। सरकार एक नवजात शिशु की तरह सुरक्षा देती थी कि चल रहा है, गिर गया, चल गया तो गुड, वेरी गुड, गुड नहीं, कहीं गिर गया तो गया, उठा लिया गोदी में, झाड़ दूर माथे उठे पोछ पाछ दिया, अच्छा दोबारा नहीं गिरने देंगे आपको। जैसे एक माता पिता का नवजात शिशु जब पहली बार चलना शुरू करता है तो चलेगा तो बड़ा खुश होगा, जा रहा है, गिर गया तो ताकि खड़ा करा देगा, थोड़ा गोद में उठा लेगा। तो ये संरक्षणवादी नीति थी। गिर गया तो उसको गिरे रहने दो तब तक जब तक स्वयं खड़ा ना हो जाए। गिरे रहने दो तब उसको मौका मिले, एहसास अपने से उठेगा तो उसे पता चलेगा गिरकर उठने में आनंद क्या है और गिरकर उठा कैसे जाता है। तो यहाँ की संरक्षणवादी नीति थी, लेकिन 91 में आया तो संरक्षणवादी नीति को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया गया। पहले नियम बना दिया गया कि 2 उद्योग को छोड़कर
सारा कल कारखाना प्राइवेट लोग भी खोल सकता है। और कहा गया कि मात्र 5 ही ऐसा कारखाना है जिसको खोलने के लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, अन्य किसी प्रकार के लाइसेंस लेने की जरूरत आपको नहीं है। पहले हमारे देश में एक कानून था फेरा, FERA, और फेरा को हटाकर नया कानून लाने की बात कही, हालांकि लागू हुआ 2002 में फेमा। आगे इसके बारे में विस्तार से हम चर्चा करेंगे फेरा और फेमा के बारे में। तो फेरा कानून में संरक्षण पर बात थी। यहाँ नियम था कि यदि विदेशी मुद्रा से जुड़ा हुआ है कि एक निश्चित रकम का विदेशी मुद्रा अपने पास रखते तो कोई रोक टोक नहीं आएगा। उसे एको पैसा बेसी हो गया तो आप जेल भी जा सकते हैं, आपको जवाब देना पड़ेगा इतना डॉलर आपके पास आया कहां से। जब तुम फेरा के बदले में क्या आ गया फेमा, कितनों रखना तो और मतलब है ना, हम कहे दिमाग लगाने जाए। लालू जी के की वो हैं? लालू जी के हाँ नहीं, फेरा फेमा में नहीं है। उसके ही ऐसा हाँ हाँ, अब कितनों रखोगे उससे मतलब नहीं है। हाँ, दिखाना पड़ेगा कि अमेरिका में काम करते इसलिए हमको यहाँ से पैसा आया है, नहीं तो वहां से आप आते तब अपने परिजनों को दिखाने के लिए लाना होता कि अमेरिका का रुपया ऐसा, सऊदी अरब का ऐसा होता है। तो हवाई जहाज जब चढ़ने पर चेक हो जाता, 2-4 को कागज नहीं नोट लेके आते, तब बाकी आपको बैंक में रख देना पड़ता। अब ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है। उसके बाद कहा गया कि जो उच्च प्राथमिकता वाले उद्योग उसमें 51% विदेशी निवेश कर सकता है, 49% देशी का रहेगा, लेकिन 51% कर सकते हैं। लेकिन अब तो 100% हो गया। मैं 1991 की बात बोल रहा हूं, अभी 2022 चल रहा है। देखिए 91 की पॉलिसी बार बार पूछता है तो आपको यहाँ 51% देना होगा ना, नया पूछेगा तो 100% आप दे सकते हो। उच्च प्राथमिकता वाले उद्योग में 51% तक विदेशी विनियोग की सीमा, मतलब FDI, यहां कह दे कि FDI का सीमा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की सीमा 51% कर दिया गया कि कोई विदेशी कंपनी भारत के किसी कंपनी का 51% तक शेयर खरीद सकता है या हिस्सेदार बन सकता है। अब तो 100% की बात कर दी गई। ये था आपका नई औद्योगिक नीति में क्या हुआ। सो नई व्यापार नीति में क्या हुआ, तो नई व्यापार नीति में विकास इसलिए नहीं होता था कि सरकार ने, हम कल सीमा शुल्क के बारे में आपको चर्चा किया था। सीमा पर 2 प्रकार के टैक्स लगते हैं, एक आयात और निर्यात को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, सीमा शुल्क कहते हैं। तो सीमा शुल्क का दर ज्यादा था, बात समझ गए। दर ज्यादा होने के कारण भारत का सामान जैसे ही दूसरा देश में जाता वो क्या होता, निर्यात कर महंगा था। तो ऑलरेडी तो हमारी टेक्नोलॉजी कमजोर थी और हमारा सामान दूसरे देश में जाएगा तो महंगा हो जाएगा, तो बिकाएगा नहीं, बिकाएगा। तो नियम बनेगा नहीं, सीमा शुल्क को पहले घटाइए, तब ना सीमा शुल्क घटाइए, शून्य कर दीजिए, तब ना मेरा सामान, हमने सामान टैक्स नहीं लिए हैं, अन्य देश में जाएगा तो वही के टैक्स लगाएगा। पहले तो 2 टैक्स लगा, एगो हमारे देश की सरकार लगाई और जिस देश में गया उस देश की भी सरकार लगाई टैक्स। तो कम से कम अपना देश की सरकार का टैक्स फ्री कर दिया, तो जिस देश में जाएगा उस देश की सरकार लगाएगा, तो 2 ही टैक्स से तो बच गया। हमारा मूल्य क्या होगा, सस्ता होगा, कम होगा, टैक्स नहीं लगा तो। और जैसे ही सस्ता होगा तो विदेश के बाजार में क्या होगा, ज्यादा बिकेगा तो विदेशी मुद्रा की हमें क्या होगी, प्राप्ति होगी, और हमारे विदेशी मुद्रा भंडार में क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। उसके बाद 18% हमने यहां भी जस्ट बोला है, मुद्रास्फीति आ गई थी। नई व्यापार नीति में आगे बढ़ाने के लिए कहा गया कि भारत के मुद्रा के मूल्य का अवमूल्यन करना पड़ेगा। क्या करना होगा, भारत के मुद्रा के मूल्य में क्या करना पड़ेगा, अवमूल्यन करना पड़ेगा। अब मन में होगा कि सर अवमूल्यन होता क्या है। अवमूल्यन एक शब्द है आपके पास कि अवमूल्यन क्या है, अवमूल्यन क्या है, और अवमूल्यन से हमें लाभ क्या होता है, हानि क्या होती है, और अवमूल्यन करता कौन है। तो पहले अवमूल्यन का मतलब जान ले कि जब सरकार, जैसे हम लोग भारत हैं, तो हमारे भारत की सरकार अपने देश की मुद्रा का वैल्यू दूसरा देश के मुद्रा के वैल्यू में क्या कर दे, कम कर दे। दूसरा देश के मुद्रा के सामने जब हमारे देश की सरकार अपने देश के मुद्रा के वैल्यू क्या कर दे, घटा दे, कम कर दे, उसे क्या करते हैं, अवमूल्यन। याद रहेगा, अवमूल्यन क्या है,
तो हमारे देश की सरकार के द्वारा दूसरे देश के मुद्रा के तुलना या सामने अपने देश के मुद्रा का वैल्यू क्या कर दे, कीमत क्या कर दे, घटा दे या कम कर दे। तो इसे क्या कहोगे आप लोग, अवमूल्यन। आपको पता है कि भारत में अभी तक कितनी बार मुद्रा का अवमूल्यन हुआ है? गलत, 3 बार। कई बार हुआ है? अभी तक भारत में मुद्रा का मूल्यन 3 बार हुआ है। पहला हुआ 1949, दूसरा हुआ 1966 और तीसरा हुआ 1991। लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि 1991 में 3 बार मुद्रा का मूल्यन हुआ था। 21 साल में, 21 महीना में 3 बार। क्या थी? 18% था यहाँ पर मुद्रास्फीति। 3 बार तो नहीं, तो साल एक ना 3 हम गिनेंगे। हाँ, 1991 में 3 बार हुआ। जैसे पहले क्या हुआ था, 1 जुलाई 1991, 1991 गलती की सही। दूसरा हुआ था 3 जुलाई 1991, हाँ, 1 महीना में 91। और तीसरा हुआ था 15 जुलाई 1991। तो अब तो जान गए कि अवमूल्यन क्या है। जब हमारे देश की सरकार हमारे देश, खुद के देश की मुद्रा का अन्य देश के मुद्रा के तुलना में अगर उसका मूल्य क्या कर दे, कमी कर दे, तो क्या कहेंगे, अवमूल्यन कहते हैं। नई व्यापार नीति में जब मुद्रा का वैल्यू घट गया था, लोग लेन देन करता ही नहीं था, तो कहा कि मुद्रा को पहले अवमूल्यन तो कीजिए, तो ना डिमांड आपका बढ़ेगा, दाम कम होगा, लोग खरीदवे करेगा बेसी। जब शेयर बाजार में किसी देश के मुद्रा का वैल्यू घटता है तो लोग घटल खरीद क्योंकि बाद में तो बढ़वे करेगा। गलत कि सही? जैसे लोग कम दाम हुआ खरीदेगा, अचानक उसकी सप्लाई क्या कर देंगे, पूर्ति बंद कर देंगे। पूर्ति बंद होगा तो अचानक कीमत बूम हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगा, अर्थव्यवस्था पटरी पर आ जाएगी। नहीं, पटरी पर आ जाएगी, लाइन पर आ जाएगी। हाँ, अब नई राजकोषीय नीति में क्या हुआ, तो नई राजकोषीय नीति में कहा गया कि भारत का जो हमने कहा घाटा है, राजकोषीय घाटा 8.4% राजकोषीय घाटा था। तो नई राजकोषीय नीति में सीधा कहा गया कि आपको जो राजकोषीय घाटा है, मतलब जितना आमदनी करते हो उसमें से आपका खर्चे हो जाता है, और उस खर्च को भरपाई करने के लिए या तो आप नोट छापते हो, क्या करते हो, नोट छापते हो। 12वीं में हम जब बैंकिंग पढ़ाएंगे तो वहां चर्चा करेंगे कि सरकार बजट बढ़ाएंगे और अब बजटीय घाटा को कम कैसे कैसे करती है। बात समझ गए? हीनार्थ प्रबंधन करती है, और हीनार्थ प्रबंधन का मतलब होता है कि अपने घाटा को पूरा करने सरकार नोट छाप लेती है। और मांग का नियम कहता है कि बाजार में जब किसी वस्तु की उपलब्धता ज्यादा हो जाती है तो वस्तु की कीमत क्या होता है, कम हो जाती है, घट जाता है, कम हो जाता है। गलती बोल रहा हूं, कीमत घट जाता है। तो ये तो जब भी दिक्कत हुआ, हीनार्थ प्रबंधन का सहारा ले लिया भारत सरकार ने। यहाँ तो अंगूठा छाप भी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बन सकता है, पढ़ा लिखा होता तब न दिमाग लगाता कि मांग का नियम जानता वो। क्योंकि टैक्स लगाने के लिए मांग का नियम और पूर्ति के नियम का सहारा लेना पड़ता है। 12वीं में मांग का नियम पढ़ना है। अभी तो बहुत सारे लोगों का निकला है बीपीएससी में। कौन परीक्षा है अभी हुआ है? अभी दरोगा का हुआ नहीं, ऑडिटर का, इकोनॉमिक्स का टीचर नहीं मिल रहा। बीपीएससी का होने वाला है। इकोनॉमिक्स का तो यूपीएससी वाला भी जल्दी पढ़ाना सक्षम नहीं हो पाता, डाटा ही इतना रहता है कि गड़बड़ा जाते हैं। हमने कहा कि नई राजकोषीय नीति की घोषणा कर दिया, घटाना है तो भाई केना घटेगा, इसके लिए एक आयोग बना, राजा चलैया समिति। एक आयोग बना, क्या नाम था, राजा चलैया समिति। कहा कि अब सलाह दीजिए कि राजकोषीय नीति मुझे क्या क्या करना चाहिए। क्या जी, राजा चलैया समिति ने कहा कि आपको सीधा करना होगा, अगर अर्थव्यवस्था को ठीक लाना है तो आपको टैक्स घटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, टैक्स घटाना पड़ेगा। और टैक्स घटाने के साथ साथ प्रशुल्क दर को घटाना होगा, आर्थिक सहायता को कम करना होगा। ये जो चाउर दाल सरकार दे रही है घटाना पड़ेगा, तभी देश सुधरेगा। नहीं तो यहाँ खैरात खाने की आदत पड़ जाएगी। जब इंसान को एक बार खैरात खाने की लत लग जाती है तो इंसान जीवन में स्वावलंबी कभी नहीं होता है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री
नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था अपने भाषण में एक बार कोई पढ़ा नहीं कि जनता को केवल शिक्षा और चिकित्सा ही फ्री में दो, उसको अलग बाकी जहर भी फ्री में मत दो, नहीं तो नपुंसक हो जाएगा वो, कुछ नहीं कर पाएगा जीवन में। शिक्षा और चिकित्सा केवल फ्री मिलनी चाहिए, बाकी कुछ भी फ्री नहीं मिलनी चाहिए। और देखो यही फ्री खाने की पॉलिसी, अभी आपको बुरा लगता होगा मेरे बात को, लेकिन यह कोड के रूप में काम कर रहा है, क्योंकि हमारी सामर्थ्य को चैलेंज कर रहा है कि तुम लायक नहीं हो कि कमा के अपने बाल बच्चों का परवरिश कर सकते हो। जैसे बिहार बोर्ड के छात्रों को, बिहार इंटरमीडिएट बोर्ड के छात्रों को बिहार सरकार ने ब्रेनलेस बना दिया। तुम्हारे कॉपी पर तुम्हारा नाम लिखा रहेगा, डेट लिखा रहेगा, परीक्षा का तिथि लिखा रहेगा, केवल तारीख लिखा रहेगा, फोटो सटा रहेगा, चिन्ह और हो तो हाँ तो सिग्नेचर खाली कर दे। सर तो फिर उसमें भी तो आधा घंटा लगता है। कोई मतलब नहीं है, 5 घंटा समय बढ़ा दो, लेकिन बच्चा को स्वयं करके शिक्षण की पॉलिसी कहते हैं, जो करके सीखता है वही जीवन में आगे बढ़ता है, सीख के करता हुआ कभी आगे नहीं बढ़ता है। और हम यहाँ तक करके सीख के तब आए हैं, हम किसी सीख कर नहीं किए हैं, करके तब सीखे हैं। आगे बढ़े, ठोकर लगा, गिरा, फिर खड़ा हुए, फिर ठोकर हुआ, फिर गिरे, इतना बड़ा ठोकर लग गया कि अब ठोकाने की कोई जरूरत ही नहीं। सही बोल रहा हूँ। चलिया समिति ने कहा हम अब आप लोगों को ठोकता हूँ शब्दों से, बंदूक से सर न बंदूक, आज तक लाठी फेंक नहीं किया क्लास, आज तक हमने अपने बच्चों पर कभी डंडा का प्रहार नहीं किया, कभी नहीं। हाँ दिखा देता हूँ तो नहीं देखा, भय भी नहीं होत न प्रीत, बिना भय के कहीं प्रेम हुआ है। बातों से, सब इशारों से जब इंसान समझने लगे, डंडा वो उठाता है अपने कला से प्रहार करता है जिनकी शैली में, शिक्षण की शैली में कमी है। बच्चा अगर बात नहीं समझ पाता है तो बच्चा दोषी नहीं है, शिक्षक खुद दोषी है। ऐसा विद्वानों का कहना, मेरा कहना नहीं है। नहीं। आपका कहना जितना पीटते को पीट लो। हाँ, तो प्रशुल्क दर घटाओ, और यही कहा गया इनकम टैक्स लगाओ। 1990 से पहले इनकम टैक्स इंडिया में क्या था? नहीं था। पहली बार 1992 में इनकम टैक्स लाया गया कि आय और धन की असमानता दूर होगी। 92 में, 1992 में इनकम टैक्स पहली बार आया था। पहले इनकम टैक्स का दर ज्यादा था, लेकिन बाद में आया सुझाव, चलेगा समिति देकर बेची देगा तो देवे ने चुराई लेगा सब। टैक्स उतना ही तो किसी को जितना कुछ सह सके, किसी व्यक्ति पर लोड उठना ही तो जितना कि क्या हो सह सके। इकोनॉमिक्स पार्ट 2 में पढ़ना है, करदान क्षमता क्या है। तो किसी पर कर उतना ही बोझ दो जितना कि क्या हो सहने में। अब बेसी लोड देगा, देश छोड़ के भाग जाए, क्या करेगा वो? जितना कमाएगा उतना टैक्स तो दे देगा। लोगों ने मुद्रा का जब विमुद्रीकरण मोदी जी ने किया तो लोगों ने नोट को जला दिया, फेंक दिया, जमा करने क्यों नहीं गया? इन्होंने कहा कि अगर नहीं देगा तो 2000% ऊपर टैक्स लगा देंगे। अब क्या करेगा बेचारा? उसको नहीं आता कि फेंकिए तो ठीक हो, नदी में दहा दे। रात में छुप छुप के लोग बोरा के बोरा 1000 या 500 का नोट फेंक दिया करता था। जमा करने टैक्स नहीं लगाएगा। जमा करने जाएगा तो कुछ दिन शर्त रखे, जेकरा पास तरीका रहे इसने जाके जमा कर देते। जेकरा पास पते नहीं कितना हम रहे, या ट्रक के ट्रक रख ले अंदर, तो वो क्या हुआ, दिया 10 दिन के ताने में जमा कर दिया तो गुड। जमा करने आओगे तो तुम काला बाजारी वाला ऊपर लग जाता, मुकदमा चलता। सरकार की बहुत व्यवस्था गड़बड़ न है। तो सीधा कहता कि बैंक या गुड ट्रक उलीट के चल जाओ। हुआ कि कौन पलटा, सीसीटीवी कैमरा लागल है, ट्रक नंबर से पकड़ लेता, फलाना लेके आयल ही, सोचा कि जो फेंक दे, नदी में दहा दो। नहीं तो यहाँ पैसा फेंकने की बात हो रही थी, तो लोगों ने नहीं दिया, जितना ज्यादा था फेंक दिया। ये नहीं कि आधा लेके छोड़ देंगे, नहीं, ऊपर अलावे तुम पर 100% या 200% जुर्माना ठोकेंगे। कोई टैक्स नहीं आता, सब पैसा आ जाता। हाँ, सब आ जाता। उसके बाद कौन सी सरकार करना? हाँ, डर जाता, डर गया लोग, इसलिए नहीं किया। बहुत लोगों ने 84% का हिसाब हुआ है, बाकी का हिसाब अभी तक नहीं हुआ है। हाँ, क्या करेगा, करता जरूर लेगा, कहाँ से मिलेगा कुछ। खैर मुद्दे पर आइए। तो यहाँ राजा चलेगा ने कहा टैक्स को हटाना पड़ेगा। और विदेशी निवेश नीति में क्या कहा गया, वही फेमा और फेरा वाला एक्ट को, फेरा को फेमा में बदल दिया गया और विदेशी निवेशकों को कहा गया कि आप हमारे देश में आइए। पहले तो कहा गया 49%, किसी किसी क्षेत्र में 74%, और धीरे धीरे समय की मांग को ध्यान रखते हुए
100% तक, बीमा में, बैंकिंग में, उद्योग में, यहाँ तक कि इस साल तो प्रतिरक्षा में भी कहा कि आप 100% निवेश कर सकते हो। अब कल के क्लास में हम लोग जानेंगे कि नई आर्थिक नीति की प्राथमिकता।